नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। अविनाश के देर से घर आने पर उसकी पत्नी रजनी ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। आज आपको इतनी देर कहाँ लग गई? बिट्टू आपकी राह देखते हुए बिना खाना खाए ही सो गया। रजनी अविनाश की ओर देखते हुए बोली। अविनाश कुछ देर तक शांत बैठा रहा, फिर बोला, रजनी मैं कल भी कुछ देर से ही आऊँगा, तुम बिट्टू को समझाकर खाना खिला देना। अविनाश चिंतित होते हुए बोला, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? रजनी अविनाश के पास बैठते हुए बोली, रजनी मैंने तुम्हें बताया था जब हमारी शादी नहीं हुई थी, मुझे रहने के लिए जिस बुजुर्ग माता जी ने अपने घर पर अपना कमरा दिया था, एक बेटे जैसा मुझसे प्रेम करने वाली उसी बुजुर्ग माँ की हालत सही नहीं है, वो बहुत बीमार है। कहकर अविनाश खामोश हो गया। क्या उन्हें देखने वाला कोई नहीं है? रजनी हैरान होते हुए बोली, हाँ एक बेटी उर्वशी, तुम्हें शायद याद नहीं है, हमारी शादी में मिली थी। वह तुमसे, जिसने अपनी माँ की देखरेख के लिए 38 वर्ष की आयु होने पर भी अभी तक शादी नहीं की। अविनाश गंभीर होते हुए बोला, तो आप क्या कर सकते हैं? रजनी सवालिया लहजे में बोली, रजनी मुझसे जो हो सकता है वह मैं उनके लिए करूँगा। अविनाश रजनी की ओर देखते हुए बोला, चलिए मैं खाना निकालती हूँ, अब सुबह सोचिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। रजनी ये कहते हुए किचन के अंदर चली गई और अविनाश 10 वर्ष से पहले शहर से 60 किलोमीटर दूर कस्बे की तहसील में कार्यरत था। तब उसने उर्वशी की मां जानकी देवी से उनके घर पर एक कमरा किराए पर लिया था। 5 साल तक वहां रहने के बाद उसका तबादला शहर में हो गया था। अविनाश की मां नहीं थी। जानकी देवी के घर बिताए 5 वर्ष में उसे कभी अपनी मां की कमी का एहसास नहीं हुआ। जानकी देवी की सिर्फ एक ही संतान उनकी बेटी उर्वशी थी। अविनाश उर्वशी को अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानता था। 4 वर्ष पूर्व ही उसकी शादी रजनी से हुई थी। अपनी शादी में अविनाश उर्वशी और जानकी देवी को अपने साथ अपने गांव लेकर गया था। 3 वर्ष पहले उसके बेटे बिट्टू के जन्म होने के बाद भी घर परिवार के काम की जिम्मेदारियों की वजह से वह जानकी देवी से मिलने नहीं जा सका था। दिन के 2 बज रहे थे। रजनी अपने घर में अपनी पड़ोस की महिलाओं के साथ बातचीत करने में व्यस्त थी। सुबह अविनाश के ऑफिस जाने के बाद रजनी का दिन आस पड़ोस की महिलाओं के साथ बीतता था। सभी महिलाएं अपने अपने किस्से एक दूसरे को सुनाकर ठहाके मारकर हंस रही थी। तभी घर के दरवाजे पर लगी डोरबेल बजने लगी। कौन हो सकता है इस वक्त? कहते हुए रजनी दरवाजा खोलने लगी। उसके सामने सुंदर नैन नक्श वाली लगभग 40 वर्ष की एक युवती खड़ी थी। नमस्ते भाभी। रजनी को देखकर वह युवती बोली, जी हाँ, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। रजनी उस युवती को गौर से देखते हुए बोली, आपने मुझे नहीं पहचाना? मेरा नाम उर्वशी है। वह युवती अपना परिचय देते हुए बोली, उर्वशी, हाँ याद आया, आपके यहाँ ही रहते थे, बिट्टू के पापा, उन्होंने बताया था मुझे। रजनी उर्वशी को अंदर बुलाकर सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए बोली। रजनी की सभी सहेलियों उर्वशी को देख रही थी। अविनाश भैया कब तक आएंगे? उर्वशी सोफे पर बैठते हुए रजनी से बोली, वे तो शाम को ही 6-7 बजे तक आते हैं। रजनी उर्वशी को देखते हुए बोली, ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ, मैं अविनाश भैया से फ़ोन पर बात कर लूँगी। कहते हुए रजनी उठकर खड़ी हो गई। अरे बैठो, अभी तो आई हो, मैं चाय बनाती हूँ, पीकर जाना। रजनी उर्वशी को रोकते हुए बोली, नहीं भाभी, मैं अम्मा को अकेले छोड़कर आई हूँ, फिर किसी दिन रुकूंगी। कहते हुए उर्वशी घर से बाहर निकल गई। उर्वशी के बाहर जाते ही कमरे में रजनी के साथ बैठी महिलाएं आपस में कानाफूसी करने लगी। रजनी, बड़ी अजीब है तुम्हारी मेहमान, 2 मिनट भी नहीं रुकी, भाई साहब से फ़ोन पे बात कर लेने की बात कहकर तुरंत चली गई। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो सिर्फ भाई साहब से ही करनी है? कमरे में बैठी हुई एक महिला सवालिया लहजे से रजनी से बोली। उसने ऐसा बोलने के साथ ही अन्य महिलाएं ठहाका मारकर हंसने लगी। यह तो उनके घर के आने पर ही पता चलेगा। रजनी चिंतित होते हुए बोली। वे सभी महिलाएं रजनी से मजाकिया अंदाज में सिर्फ उर्वशी के बारे में ही बातें कर रही थी। रात के 8 बज रहे थे। अविनाश के घर न आने पर उर्वशी परेशान थी। अविनाश से फ़ोन पर बात करने पर
उसने जरूरी काम का हवाला देकर 1 घंटे बाद आने की बात कहकर रजनी को कॉल ना करने के लिए कहा था। समय बीतता जा रहा था। बिट्टू गहरी नींद में सो रहा था। रजनी के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। रात के 12 बजे अविनाश घर पहुंचा तो वो बहुत थका हुआ प्रतीत हो रहा था। वह रजनी से बिना कोई बात किए खाना खाने के लिए मना करके गहरी नींद में सो गया। रजनी के मन में अनगिनत सवाल हिचकोले मार रहे थे। अविनाश कभी भी इस तरह आकर चुपचाप बिना कुछ बताए किए उसके साथ शरारत किए बिना कभी इस तरह आकर चुपचाप सो नहीं गया था। वह समझ चुकी थी कि कोई बात जरूर है जिससे अविनाश परेशान है। वह रात भर सोचती रही। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। सुबह के 8 बज रहे थे। अविनाश उर्वशी से फोन पर बात करके उसे परेशान ना होने के लिए कह रही थी। चलिए नाश्ता कर लीजिए, रजनी कमरे में प्रवेश करते हुए बोली। रजनी, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। तुम 2 लोगों का खाना बनाकर टिफिन में रख देना। अविनाश रजनी की ओर देखते हुए बोला। क्या हुआ, आप ऑफिस क्यों नहीं जाएंगे? रजनी सवाल करते हुए बोली। रजनी, आज माता जी को अस्पताल में कई जांचें होनी है, मुझे वहाँ जाना जरूरी है, इसलिए मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली है, अविनाश रजनी को समझाते हुए बोला। अविनाश की बातें सुनकर रजनी कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप किचन की ओर चली गई। कुछ देर बाद अविनाश घर से बाहर निकल चुका था। रजनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके मन में अनगिनत शंकाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। अविनाश कभी भी इतना परेशान नहीं रहता था। वह यही सोच रही थी कि जिनके यहाँ सिर्फ 5 साल अविनाश किराएदार बनकर रहता था, उनके लिए उसे अपनी पत्नी के पास बैठना बात करने तक की फुर्सत नहीं थी। उसका मन बार बार उसे कटोच रहा था। दूसरे दिन भी अविनाश ऑफिस नहीं गया। रात में देर से आया और टिफिन में 2 लोगों का खाना लेकर सुबह घर से जल्दी निकल गया। दोपहर का वक्त था। रजनी परेशान थी। तब उसकी सहेलियों ने घर में प्रवेश किया। रजनी, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? एक महिला रजनी से चुटकी लेते हुए बोली। क्या बताऊं, तुम लोगों तो सब कुछ जानती हो, फिर भी बातें बना रही हो, रजनी गुस्साते हुए बोली। रजनी बहन, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? दूसरी महिला रजनी से सहानुभूति जताते हुए बोली। हाँ बोलो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, रजनी उस महिला से बोली। रजनी, मुझे तुमसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर मुझे बातें कुछ और ही लगती है, वह महिला रजनी की ओर देखते हुए बोली। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? रजनी हैरान होते हुए बोली। रजनी, 2 दिन से भाई साहब देर रात घर आते हैं, मगर कल रात वह युवती उर्वशी जो भाई साहब से मिलने आई थी, वह जिस तरह भाई साहब के साथ बाइक में बैठकर जा रही थी, जिससे मुझे बात कुछ और ही लगती है। अब तो आगे तुम्हें क्या करना है ये तुम जानो, मैंने जो देखा वह तुम्हें बता दिया, वह महिला रजनी को दिलासा देते हुए बोली। तुम क्या कहना चाहती हो? रजनी चिंतित हुए बोली। कहना क्या है, वह तो साफ दिखाई दे रहा है, वह महिला मुंह सिकोड़ते हुए बोली। तुम उर्वशी की बात कर रही हो? उसकी माँ बहुत बीमार है, वह उन्हें भैया कहती है। रजनी उस महिला की ओर देखते हुए बोली। अरे रजनी, भैया कहती है तो क्या हुआ, आज के समय में किसी का भरोसा नहीं है। मुझे जो कहना था कह दिया, बाद में ये मत कहना कि हमने तुम्हें सचेत नहीं किया, आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। कहते हुए वह दोनों सहेली महिलाएं रजनी के घर से बाहर निकल गई। रजनी के दिलो दिमाग में शक का जहर फैल चुका था। उसने अपनी सहेलियों की कही बातें भयभीत कर रही थी। 2 दिन से अविनाश के स्वभाव में आया परिवर्तन उसे परेशान कर रहा था। वह क्या करे क्या ना करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। शंका ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। आखिरकार उसने अविनाश और उर्वशी के रिश्ते का सच जानने का फैसला कर लिया और अविनाश को कॉल करके अपनी शंका को जाहिर ना करते हुए अस्पताल में भर्ती उर्वशी की माँ हालचाल पूछा और पूरी जानकारी लेकर नन्हे बिट्टू को अपने पड़ोस की सहेली के घर छोड़कर चुपचाप अस्पताल जाकर सच्चाई जानने का निर्णय किया। रात के 8 बज रहे थे। रजनी अस्पताल पहुंच चुकी थी।
गेट के अंदर प्रवेश करते ही सामने रिसेप्शन पर अधेड़ उम्र की महिला बैठी हुई थी। रजनी उसके पास जाकर बोली, नमस्ते मैम। उस महिला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। मैम, मुझे जानकी देवी जी से मिलना है, रजनी उस महिला से निवेदन करते हुए बोली। जानकी देवी? उनका तो आज ऑपरेशन है। आप कौन है उनकी? वह महिला रजनी से सवाल करती हुई बोली। मैं उनके साथ जो अविनाश जी हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। रजनी अपना परिचय देते हुए बोली। ओह, आप अविनाश की पत्नी हैं। आप बड़ी किस्मत वाली हैं जो आपको अविनाश जैसे अच्छे इंसान की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह महिला रजनी को सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए बोली। जी, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। रजनी उस महिला से आदरपूर्वक बोली। देखिए, अविनाश जी कुछ दवाइयाँ लेने बाहर गए हुए हैं। मरीज के पास उनकी बड़ी बहन आपकी ननद मौजूद है। आप चाहे तो वहाँ जाकर उनसे मिल सकती हैं, मगर कल सुबह तक आप वहाँ ना जाएं तो मरीज के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अभी वो होश में नहीं है, वह महिला रजनी को समझाते हुए बोली। रजनी उस महिला की बात सुनकर कुछ देर तक बुद्ध बनकर खड़ी रही। अविनाश की बड़ी बहन के रूप में उर्वशी के बारे में कही गई बातों ने रजनी को झकझोर कर रख दिया। आप पहली बार आई हैं, आप पहले क्यों नहीं आए? आपकी ननद बहुत ही अच्छे स्वभाव की हैं। उसने तो हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जिस हालत में वह अपनी माँ को लेकर यहाँ आई थी, अगर उसका छोटा भाई आपका पति उसके साथ ना होता तो जानकी देवी की जान बचाना मुश्किल हो जाता। वह महिला रजनी की ओर देखते हुए बोली। ये सब सुनकर रजनी की आंखों से आंसू छलकने लगे। उसकी शंका ने उसे कितना गलत साबित कर दिया था। वह खुद को लज्जित महसूस कर रही थी। आप कहें तो मैं आपकी ननद को यहीं बुला लेती हूँ। आप रोइए नहीं, अब माताजी की हालत ठीक है। वह महिला रजनी को सांत्वना देते हुए बोली। नहीं मैम, उर्वशी को यहाँ मत बुलाइए, उसे माताजी के पास ही रहने दीजिए। रजनी उस महिला से हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली। ठीक है, जैसा आप कहें। वह महिला, मैम आपसे एक और विनती है, मेरे पति और ननद को मेरे यहाँ आने के बारे में ना बताएं। रजनी आंखों से आंसू टपकाते हुए उस महिला से बोली। वह महिला एकटक रजनी की ओर देखते हुए रही और फिर बोली। ठीक है। रजनी ने चैन की सांस ली। मैम, मैं कल अपने पति के साथ ही आऊँगी। कल तक माताजी को होश भी आ जाएगा। रजनी एक बार फिर उस महिला से हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली। ठीक है, आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए, मैं आपके आने के बारे में उन्हें नहीं बताऊंगी। वह महिला रजनी को समझाते हुए बोली। रजनी उस महिला से आदरपूर्वक सम्मान करने के साथ ही अस्पताल से बाहर निकल गई। रात के 10 बज रहे थे। उसे खुद से घृणा महसूस हो रही थी जो उसने अपनी सहेलियों के भड़काव में आकर अविनाश और उर्वशी के पवित्र रिश्ते पर शंका भरी घिनौनी सोच को अपने मन में उपजने दिया। वह किस मुंह से अविनाश का सामना करेगी। उसी समय डोरबेल बज उठी। दरवाजा खोलते ही उसने अविनाश को देखकर रजनी उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। रजनी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अविनाश परेशान होता हुआ बोला। आप मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी शंका में डूबी गंदी सोच के लिए, मगर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बताओ तो सही। अविनाश चिंतित होते हुए बोला। रजनी ने सारी बातें बिना संकोच किए अविनाश से कहते हुए हाथ जोड़कर एक मुजरिम की तरह अविनाश के सामने खड़ी थी। हे भगवान, रजनी तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया भी कैसे? उर्वशी मेरी बड़ी दीदी हैं, उसने और माताजी ने मुझे हर वो प्रेम सम्मान दिया है जो एक बड़ी बहन का छोटे भाई के लिए और जो एक माँ का अपने बेटे के लिए। कहकर अविनाश खामोश हो गए। माफ़ी तो तुम्हें उर्वशी दीदी से मांगनी चाहिए। अविनाश गहरी सांस लेते हुए बोले। मैं उर्वशी दीदी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगूंगी, वे ज़रूर माफ़ कर देंगी। उर्वशी दीदी तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। अविनाश रजनी को समझाते हुए बोला। रजनी, तुम कुछ मत करो, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, शंका का कोई समाधान नहीं है। बस तुम रोना बंद करो, हंसकर दिखाओ, बस यही तुम्हारी सज़ा है। और कल सुबह तुम और बिट्टू मेरे साथ उर्वशी दीदी और माताजी से मिलने अस्पताल चलोगे। अविनाश हंसते हुए बोला। रजनी एकटक अविनाश की ओर देखती रही, फिर चेहरे पर मुस्कान बिखेरती हुई अविनाश की बाहों में समा गई। अगर इस कहानी ने
आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।